बहुत हैं सजदगाहें पर दरे जाना नहीं मिलता। बहुत हैं सजदगाहें पर दरे जाना नहीं मिलता। हज़ारों देवता हैं पर कहीं इंसान नहीं मिलता। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और आज भी सुबह सुबह आप सब नाजरीन के लिए, मुहिब देखने वालों के लिए हमारी यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी कोशिशें काविशें हमेशा रंग लाएं और उनको आपको समर मिले। आज प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अम्मार और मेरे साथ रहेंगे मेरे दोस्त अशफाक हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बेहद शुक्रिया नाज़र मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस बरा इस्तकबाल है। उम्मीद यही दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी देखने वाले खुश व खुर्रम होंगे, बसेहत व सलामत होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे और अपने ज़िंदगी की नेक मामलात में रवा दवा होंगे। और अल्लाह ताला से आज भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की सेहत को अच्छा रखे, हम सब की सेहत हमेशा बनी रहे और हमें ज़िंदगी में उन मुश्किलात जो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनसे हमें कामयाबी हासिल हो। खैर अमार साहब, चूँकि हम हाल चाल अपने नाजरीन का पूछते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि प्यार और मोहब्बत खुलूस के साथ ये गुफ्तगू हो। और अगर कोई ख़ास दिन होता है तो उस दिन हम इस मौके पर ज़्यादा ही इस खुलूस और मोहब्बत को बढ़ाते हैं, इज़हार करते हैं उसका। हाँ, आपने खैर इशारतन सेहत के बारे में गुफ्तगू की, सेहत की दुआ आपने की। सेहत के हवाले से जो हम आजकल मंजरनामा देख रहे हैं और हालात देख रहे हैं, बहुत ही तशवीशनाक हालात, और जो दिन ब दिन अब छापे पड़ रहे हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पे वुचान होतमुत माज लुकन प्लाटन मज ये डंप करा। और तो इसने सब कुछ अयां कर दिया कि अत बड़ असल एक कोट लिखमुत यह नसा इट्स नॉट रॉटन मटन, इट्स द रॉटन कॉन्शियंस। ये ज़मीर सड़ गया है हमारा। अब देखिए ये रेड्स वगैरह तो हम कंडक्ट करते ही हैं, व्हाट इफ ये रेड्स कंडक्ट आगे ना हो और इस तेजी से ना हो जो आजकल हरकत में आ गया है डिपार्टमेंट, कल को ना करे तो क्या फिर हम ये फिर से रिपीट करेंगे, फिर से हम लोगों की सेहत को जो है दाव पे लगाएंगे। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है और इससे इंसान शर्मिंदा हो जाता है। और आपने एक चीज़ इसमें बताई कि यह सोन ज़मीर असल वजह सैनिस ज़मीरस सपदमुत। अच्छा कह दो ब्रोह प्रोग्रामस मज यह कत करान लुकन तशवीश यह कि यह गोडनिच फिर कह यह आखिरी फिर कहें, तम मूजूब हसास रोजन हर कुछ मामलस मज। बहुत सख सुर्खी पारान आज अखबारस मज, चूँकि अत अलग अलग चीज़ लिखित इन मुतलिक आज बिल्कुल यह हॉट टॉपिक, अत पे प्रत कह सुर्खी बनेम कि यह जन यह माज रोटन आसन या खराब गोमुत माज आसन या बाकी चीज़। अत मज अलग अलग चीज़ लिखित कि फलन जाय आव यूत रटने, फलन जाय यूत रटने, मगर कह चीज़ यमन पाई रोतल कुछ तान शख्स आमुत कि पे आमुत सह दरित सन, यानी अतन यह चीज़ ननान कि अस कोत खोमुत तो वो पता अशफाक ऑन अ लाइटर नोट। अब चूँकि हर सूरत हाल के कुछ पहलू होते हैं, अख पहलू अत कि ये अफसोस कर, मगर मेनी पीपल सी द फनी साइड ऑफ इट। वन मयार बरकरार थवान होटलियर्स रेस्टोरेंट वल ईटरीज वल जन मयार बरकरार थवान बिचार असल पे चीज़ अना, तिमन ति गई अम प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों के दिलों में वो शक व शुबहात पैदा हो गए। देखिए अशफाक बहुत बार मुझे कहते थे कि अमार साहब आपकी कुछ ट्रीट्स पेंडिंग है तो चलिए हम होटल चलते हैं। ओत्र पे कर वह अम तप यह सह तकाज कर कि यह अमुक फ़ायदे अगर वो थोड़ा बहुत कि वह लुक होटल कुन ते रुख कर, मगर बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। खैर इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं तो ज़िम्मन जिक्र आ गया। आज जो जिस दिन का जिक्र अशफाक ने इशारतन कर लिया, आज रक्षाबंधन है। बहुत ही खूबसूरत त्यौहार और बहुत ही खूबसूरत दिन। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनको इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो ये भाई बहन का एक पवित्र और मुकद्दस रिश्ता होता है, जो खुलूस भरा होता है, मोहब्बत भरा होता है, और जब आज एक बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है तो फिर वो भाई अज़्म करता है, वादा देता है कि हर हाल में मैं आपकी हिफाजत करूँगा। तो अमि हवालो अशफाक रात चूँकि अख हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जन रिलीजियस स्कॉलर्स तम वाज़ह कर वन, मगर एक कंटेम्प्रेरी राइटरन लिखमुत
अजुक युस ये रक्षाबंधन असर हाजिर वनकुक दौर अगर यथ मज रक्षाबंधन मनावन जहाँ पे ये बहनें अपनी भाइयों की कलाई पे राखी बांधते हैं और भाई फिर उनकी हिफाजत करने का वादा करते हैं, तो खैर ये तो है ही अपनी बहन की हिफाजत हर कोई भाई, ये नेचुरली एक इंस्टिंक्ट आसा। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि वही भाई जब किसी और खातून को देखे तो वो देखे कि ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की इस्मत है, ये भी किसी की आबरू है, और उसी हवाले से जैसे अपने बहन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वैसे ही दूसरी की बहनों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। दुरुस्त, आपने बहुत अच्छी बात कही। और हमारी पूरी टीम तरफ से, गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से हमारे सब देखने वालों को, हिंदू बरादरी के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के दिन हम यही दुआ करते हैं कि ये दिन अमन और खुशी का पैगाम लेकर आए। खैर नाज़रीन मोहतरम तक पहुँचाते हैं मौसम और ट्रैफिक हालचाल, अगर आपकी इजाज़त हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में आज मतलब अबरालूद रहेगा और श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। और जम्मू में भी आज मतलब अबरालूद रहेगा, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की से दरमियाना दर्जे तक की बारिशें हो सकती है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक ट्रैफिक के हवाले से ये खबर है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर, फिर सोनमर्ग से कारगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को शोपियां से पुंछ की ओर रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल से भी आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल कर सकते हैं। जी हमारे साहब, ये तो थी ट्रैफिक और मौसम के हवाले से। बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए जिनका इंतज़ार हमारे नाज़रीन को होता है। अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से अपडेट कि छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी यात्रा कल 2 बजे जो हमें अपडेट मिला उसके मुताबिक पंचतरनी कैंप तक पहुंच गई है। खैर अब वक्त हुआ चाहता है हम आप तक अखबारात की सुर्खियां जो है वो पहुंचाएं, उनको भी शामिल प्रोग्राम करें। मेरे पास ये अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इसी से कुछ सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। कोर्ट डिनाइज बेल टू पर्सन अरेस्टेड इन काउंटरफिट करेंसी केस। इसी अखबार से एक और सुर्खी, मास पेरेंट टीचर मीटिंग्स अक्रॉस कश्मीर स्कूल्स टुडे अंडर पैगाम इनिशिएटिव। खैर ये एक बहुत खुशाइंद खबर है। जब हम दरस व तदरीस के अमल की बात करते हैं तो बच्चा, टीचर, स्कूल और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्कूलों में बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को मलहूज़ नज़र रखते हुए और NEP के विज़न को मलहूज़ नज़र रखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से ये इक़दामात उठाए गए हैं कि आज अक्रॉस कश्मीर हम मास पेरेंट टीचर मीटिंग्स करें, उनको भी इस दरस व तदरीस के अमल में जो हमारे वालिदैन हैं उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो भी अपनी शराकत दारी दिखाएँ और इस निज़ाम को और फाल बनाएँ। जी बेहद शुक्रिया अमर साहब। और रॉटन मीट के हवाले से एक खबर, ख़राब गोश्त के हवाले से एक अखबार से, और अखबार कुछ इस तरह से लिखता है, कश्मीर में फूड सेफ्टी में संगीन खामियां बेनकाब, गोश्त स्कैंडल से अवाम में बेचैनी। 24 घंटों में 1400 किलोग्राम गैर मुयारी गोश्त बरामद। तीसरे रोज़ भी शहर देहात में छापामारी। क्वालिटी कंट्रोल पर अमल दरामद लाजमी। वज़ीर खुराक ने एक जामिया मुआयना मुहिम की क़यादत की। जी अमर साहब। एक और अंग्रेज़ी रोज़नामा और इसमें से भी कुछ सुर्खियाँ। ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स टू ट्रेनी प्रोडक्ट सेल एट नुमाइशगाह, वूलन कारपेट सोल्ड हैंड टू हैंड। वी द पीपल उन्वान के तहत एक और खबर, सीजर ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिकम्पोज्ड मटन हैज सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस कश्मीर बट री इन्फोर्स्ड नेसेसिटी टू कंटिन्यू वॉचिंग सप्लाई आउटलेट्स रेगुलरली इन कश्मीर। जी एक और उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में अखबार कम तराज है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर और सूबाई कमीशंस कश्मीर ने तिरंगा रैली के हतमी इंतजामात का जायज़ा लिया। 12 अगस्त को बॉटनिकल गार्डन से बुलवार्ड तक 10,000 की बड़ी तिरंगा रैली को हतमी शक्ल। जी मार साहब। एक और ख़बर फूड सेफ्टी के ही हवाले से, चूँकि आजकल यही हॉट टॉपिक है और ये सुर्खी शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में वाजवान, कबाब, बिरयानी, अचार और गोश्त पर मबनी दीगर तैयार शुदा पकवान मुज़र सेहत रंगों के इस्तेमाल पर सरकारी पाबंदी आयद। और अगर इस तरह के रंग जो हैं जो अलाउड नहीं हैं वो पाए गए किसी फूड आइटम में, ग़िज़ाई अजनास में, तो भारी पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। जी और ये बहुत तशवीशनाक है क्योंकि जो ये रंग है ये पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, कार्बोजाइन जैसे ऐसे अशिया से, इनसे हमेशा गुरेज करना चाहिए। और खैर एक और उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में अखबार कुछ इस तरह से लिखता है,
15 अगस्त श्रीनगर के साथ वादी के दीगर इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में इजाफी सिक्योरिटी तैनात। श्रीनगर में वज़ीर आला और जम्मू में नायब वज़ीर आला मरकजी तकरीबात की सदारत करेंगे। एक और ख़बर इसी अखबार से, अखबार इस तरह से लिखता है, कोकरनाग के ख़ानदान ने GMC अनंतनाग में तिबी गफलत का इल्ज़ाम लगाया। 2 साला बच्चे की मौत की तहकीकात का हुक्म। जी मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा और इसमें से ख़बर, चिनार बुक फेस्टिवल 7वें दिन तालीमी व अदबी मौज़ूआत पर मुज़ाकरे। नई तालीमी पॉलिसी का उर्दू और कश्मीरी ज़बान के फ़रोग में अहम किरदार मुकर्ररी। आखिरी अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में। स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ मकामी खबरें। ओवर 140 एथलीट्स कम्पीट इन अनंतनाग मार्शल आर्ट्स एंड वॉलीबॉल इवेंट्स। एक और ख़बर इसी अखबार से, वुमेंस कॉलेज बारामूला क्राउन चैंपियंस ऑफ वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025। जी अमर साहब, अब चूँकि हमारे नाजरीन जो हैं वो इस ताक में होंगे कि आज किस मेहमान शख्सियत से हम उनकी मुलाकात कराएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस मेहमान को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ अफ़साने से है, प्रोज़ से है, और जिनका ताल्लुक़ उर्दू की एक बड़ी तहज़ीब से है, जहाँ एक तासुर ये है कि यहाँ के जो लिखारी हैं, यहाँ के जो राइटर्स हैं, उनको उर्दू ज़बान में वो रिकॉग्निशन, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। वहीं हमारे आज के मेहमान ने अपने कलम से, अपनी तहरीरों से, अपनी तख्लीक़ात से न सिर्फ़ अपना लोहा मनवाया बल्कि एक ऐसा एंट्री गेट उस बड़ी तहज़ीब में कायम किया है जहाँ से वो न सिर्फ़ वो खुद दाखिल हुए बल्कि जो हमारे आज के लिखारी हैं, जो नौआमोज़ हैं, वो भी उस एंट्री गेट, उस बाब से दाखिल हो सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़, बहुत सारे अफ़साने लिखे हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, इस इदारे से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। मेरी मुराद है जनाब दीपक बुदकी जी से, जो कि एक फ़िक्शन राइटर हैं और उर्दू ज़बान में लिखते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम यहाँ बुलाया। आपका तो बहुत शुक्रिया कि आप आज आए, इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। दीपक जी, बिकॉज़ यू आर सन ऑफ द सॉइल, आप फ़र्जंदान कश्मीर हैं, तो ये जो फ़र्जंद जब कोई कारकर्दगी का मुज़ाहरा करे और कोई कारनामा करता है और इतनी बड़ी तहज़ीब में अपने कलम का लोहा मनवाता है, तो न सिर्फ़ आपको, आपके अहल व अयाल को, बल्कि हमारी पूरी कौम को आप पे फ़ख्र है। और जो भी आप की तहरीरें हैं, जो आपके अफ़साने हैं, जो उनको एक रिकॉग्निशन, एक एक्नॉलेजमेंट मिला है, वो आपकी हुनर का और आपकी जो आला तख़य्युल है उसका सबूत है। यथ प्रोग्रामस मज ज़रा फॉर्मेट मुख्तलिफ, ये मेहमान यी तम सद काम पे कत करानी, बे यथ शोबस सत मुंसलिक तथ पे कत सपदा, मगर चूँकि तुम अफसान निगार, तुहदिस जहनस मज 7 प्लाट आसान, कहानी आसान, मगर ये अफसान निगार पन्ने ज़िंदगी हज़ कहानी कुन वुच, पथ कुन थोड़ा सा नज़र त्राय गुजरिमतिस वक्तस कुन, क्या रिकॉल करा ये ज़िंदगी हूँ शुरुआत कत गई, कित कन गई, पत तलीमी सफ़र कित कन पोक ब्रोह, तो ये अदबुक लॉयक हो कत बह रोजन वोल तथ वन वाजपुर। अच्छा, जो महाराजगंजस अंदर पान आज पूरा वाजवान अंडर स्कैनर अमी तो वहाँ पे पैदा हुआ, जन्म हुआ 1950 में जी, 15 फरवरी जी। तो वहाँ से शुरुआत हो गई लाइफ की। वहाँ पे साथ में ही एक जबरी स्कूल था उन दिनों, आपको मालूम होगा कि जबरी तालीम तालीमी रुझान तो बड़ा, उसमें हमने 5वीं तक पढ़ा है जी। और वहाँ पे अलिफ बे पे ते सीख लिया था, बट 5वीं के बाद वो छोड़ दिया। तो उसके बाद हिंदी में 6th, और 6th से मैं नवाकदल हमदानिया स्कूल होता था, जो अब विमेंस कॉलेज है वहाँ पे जी, उसके साथ अमलगमेंट हो गया। अच्छा, ठीक। तो वहाँ पे उसको बोलते थे हमदानिया, उसको शिफ्ट किया उन्होंने कहीं और। तो वहाँ पे मैंने 6 से 9 तक एजुकेशन ली, बट हिंदी था मेरा मीडियम। अच्छा। फिर 9th से 12th तक मैं DAV स्कूल श्रीनगर अमीरा कदल में, वो उन दिनों अमीरा कदल में हुआ करता। तो वहाँ पे भी हिंदी मीडियम ही था। तो उर्दू के साथ बिल्कुल मेरा कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं था। शायद थोड़ा सा पढ़ लिख लेता था,
उसके बाद मैं 12th में साइंस स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, आई वाज बायोलॉजी स्टूडेंट। ओके। और फिर गए हम एसपी कॉलेज, वहाँ पे ग्रेजुएशन किया, बॉटनी, जोलॉजी, वहाँ पे भी मज़ामीन साइंस थे। इंग्लिश मीडियम था ऑलमोस्ट एवरी थ्रू। ठीक। तो फिर एंड ऑफ दैट 68 में एंड में मेरे एक कजिन की डेथ हो गई। तो कुछ थोड़ा स्टिर सा हो गया माइंड। तो शाम को मैं आया तो मैंने सोचा कुछ लिखूं, लिखने को जी चाहा। अब क्या लिखूं मैं, कुछ हिंदी में लिख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में लिखा है, कोई लैंग्वेज पे तो अबूर ही नहीं है। या वांट पोरिम छ वरा। हाँ, एग्जैक्टली। बट देन आई टुक द डिसीजन आई मस्ट लर्न वन लैंग्वेज। ठीक। तो किसी से पूछा, उसने कहा कि यहाँ पे नवा बाजार के पास कोई पढ़ाते हैं उर्दू, वहाँ जाओ। अच्छा। तो वहाँ चले गए। वहाँ उसने कहा कि साहब यहाँ तो लड़कियों को पढ़ाते हैं, यहाँ लड़कों को अलाउड नहीं है। अच्छा। फिर किसी से पूछा तो उसने कहा आप एमपी स्कूल में जाओ। तो वहाँ पे शाम को वहाँ पे ओरिएंटल कॉलेज खुलता है, एमपी स्कूल बागे अली मर्दान। जी हाँ। तो वो गांधी कॉलेज के साथ ही था। जी जी। तो वहाँ चला गया। तो वहाँ पे खुदा जन्नत नसीब करे उनको, जीएम वफाई साहब हेड टीचर थे। तो उन्होंने कहा कि वो हैरान हो गए, भाई सूट पैंट पहन के आदमी आ रहा है तो कह रहा मुझे उर्दू सीखनी। कहता अब मैंने कहा कुछ तो सीखना है। लेकिन तो ऐसा क्यों सूट पैंट क्या अंग्रेजी के साथ मंसूब किया जाता था? नहीं, मतलब देवर जिसको हम कहते हैं ना कि एक इनफॉर्मल से थे। तो वो सडनली देख रहा है कि आदमी वेल ड्रेस्ड एंड ऑल दैट, वो बाहर बैठे थे लॉन में। और मैं आया तो मतलब सच्ची बात ये, ही वेंट हिमसेल्फ, तो जाकर के मेरे लिए कुर्सी लेके आ गया। मतलब एक स्टूडेंट आ रहा है और तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो ही सेड अगर आपको उर्दू सीखनी है तो आप खुशखत भी सीख लो जी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई तो उन्होंने फिर मुझे वो 4 लाइन पे लिख के देते थे और आई यूज्ड टू राइट इट डाउन पेज। बट ही डिड नॉट नो दैट I was good at calligraphy in English. अच्छा। So your handwriting was quite. नहीं, I am an artist also. Okay. I paint and all that. तो मैं उसमें तो उर्दू सीखना तो उसको लिखना तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ। और खासकर the way he taught, मतलब he was a very great man. तो वो क्या करो अतन उर्दू के इंतखाब, तो इसको अंग्रेजी पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा या बाकी चीज? वो हिंदी में there was no instruction school around. अच्छा। राइट। और अंग्रेजी मुझे लगा कि कॉन्वेंट एजुकेटेड आदमी हो तो ठीक है, क्योंकि इसी आपको एक कोलोकियल लैंग्वेज जरूरत होती है। और कोलोकियल लैंग्वेज तभी होगी जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे ऐसे लोगों से। जब तक आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप कोलोकियल लैंग्वेज अपने नॉवेल्स, अपने शॉर्ट स्टोरीज में नहीं ला सकते। ये आप अपनी इजहार की ज़बान नहीं बना सकते। मकालमा जिसको कहते हैं, डायलॉग। जी। तो फिर मैंने उर्दू तो कश्मीरी के साथ थोड़ा वो वाबस्तगी है ही है। तो फिर वही मैंने इंतखाब किया। तो वहां से मैंने अदीब और अदीब माहिर किया। ठीक। और वहाँ पे पर्शियन और अरबिक टीचर भी बैठे थे। वो कहने लगे आप पर्शियन भी सीखो और अरबिक। अदीब तो अदीब माहिर ये डिग्री है? यस, डिग्री फ्रॉम जामिया अलीगढ़, जामिया उर्दू अलीगढ़। तिम यम डिस्टेंस एजुकेशन पैटर्न ये पढ़ना पतो तो इम्तिहान सर्टिफिकेट ऑफ जामिया अलीगढ़ सुचु में अदीब माहिर, अदीब कामिल कोर में एमकिन, क्योंकि मैं इमीडिएटली नौकरी। तो यम साथ बात उस पढ़ान तो बहुत सुबनस करा एमएससी गसान यूनिवर्सिटी, दोले गसान बीएड कॉलेज, जीएम कॉलेज। तो शाम न ओवर गसान, इट वाज अ फुल डे बिजीनेस। तो उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग, फील लाइक राइटिंग। सब एक्चुअली Gandhi College, there was a sort of debate
ठीक तो अत गुरु नानकस पे डिबेट तो मैं कोर अत मज पार्टिसिपेट तालियां तो मेरे लेक्चर में ही बजी। बहुत प्राइज किसी और को मिला। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू राइट अ स्टोरी। और स्टोरी जब लिखी तो सब लिख के जा करके आफ्ताब के, दैट वाज द मेन पेपर दैट टाइम, न्यूज़पेपर। हाँ ठीक, मैं पहुंच गया वहाँ। तो वहाँ आफ्ताब के एडिटर साहब से मुलाकात हुई। तो उसने ही वाज बिजी, वो उस टाइम ही वाज स्टैंडिंग इन। तो कहने लगा हाँ क्या है, मैंने कहा वो 1-2 महीने लग जाएंगे। नया नया लिखने वाला और आदमी कहता है कि दूसरे दिन पब्लिश हो जाए, दैट एक्साइटमेंट। तो मैंने कहा ठीक है सर, बगस वो बेकुंड। मैं आई वेंट टू द हमदर्द वाज नियर बाय। तो आई वेंट टू हमदर्द। आत गेटस ताम वातनस तान छुन में आज उन्वान ही दितमुत। कहानी छो आफ्ताबस नेबर कन लूक में अत युजन अत कैरेक्टर ओस तो सुई नाव पेट कन सलमा योस गोडनिच तय गोडनिच स्टोरी ये आई 2 हफ्ता आई। अच्छा युथी बे मिस गोस यु छु दपान क्या छु मिस शॉर्ट स्टोरी अफसान छु दुन क्या छु नाव मिस सलमा अच्छा मे छ अख सलमा येतनस क्या। दिस वाज हिज रिएक्शन। मैं सदस वन तो वुश्तो मीन सलमा ती वुश्तो अगर तो पसंद आए तो करतो जी सही। दुबन ठीक से था नेक्स्ट जो संडे होस दिस पहली किस्त इसकी आ गई मेरी। वो उसकी सलमा वहीं रही, सलमा आ गई। चलिए तो उसके बाद सेकंड किस्त नेक्स्ट एडिशन में हाँ। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट हादसा हुआ कि उसके बाद जो मैंने कहानी लिखी जी, वो मैं फिर आफ्ताब में चला गया। अच्छा ठीक, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आफ्ताब इज वेरी नोन, तो बिगर ब्रांड। ही वाज स्टैंडिंग अगेन द सेम एंड ही हैड समबडी अलोंग विद सनाउल्लाह आफ्ताब सर। वो मस तुम क्या चीज है जनाब कहानी ना अफसान कोशिश चुका जनाब नाव क्या मतलब दीपक बुद्ध की कोशिश चुका कोशिश क्या लेखक चोर तो आई डोंट नो व्हाई ही सेड इट बट ही सेड इट कोशिश क्या उर्दू लेख मैं तो वो वुश्तो तो अगर आसलाई की कार दुंतल बहावी एम पोरात पैराग्राफ गोनुक तो परिस वनान यह नकल कोर्मुत पाकिस्तान माहिनोवस मज यह नकल कोर्मुत माहिनो तत अखबार मैगजीन नेरान यह तमुक नकल मे पता मैगजीन नाव मे पता कह तो यह अखबार वो मैगजीन वो क्या अच्छा था येनस। But when he said कि issue Pakistan magazine नकल बासने वान तो I felt that mean my writing is of मतलब उस मेयार की है कि I must be writing something good. अगर इस मुगाल ते गो तो गोस रूट I must be writing. And then it was published and after that तिमन दोनों ते शमीम मोहम्मद शमीम so तिमन I think that सब पता तो तिम पता 5-7 स्टोरी वान गई तिमन दोन पब्लिश। तो ब्याक पब्लिश गई में रफ्तार जम्मू तत मोहन यावर तिम मानने वन तम करे पब्लिश। ब्याक सोजे में तहरीकस तो गोपाल मित्तल कड़ान तम कर तथ कह ना वर्ड्स करेक्ट बट सूजन वापस न लुकनस के वापस क्या सूज न लुकुन क्या मतलब करना मतलब मिसे गो तो व्हाट हैपेंड तो आई कुड पता लेटर इन माय लाइफ तौर में फिक्र की ये जदीदियत पसंद
अच्छा तो शो तरक्की पसंद है आई वुड से हकीकत पसंद लॉबिस्ट कुन जाए अच्छा आई वुड से हकीकत पसंद जी जी तो तमी की नम सो स्टोरी कर्म रिजेक्ट तो पत में ये टीवी पे आया स्टोरी में ये जफर अहमद साहब तिमन दोनों से कोयूम वडेरिया तमिस असिस्टेंट जी जफर अहमद ही वेंट फॉर लीव ही वाज कोयूम वडेरिया साहब मजहर इमाम साहब मेरे अच्छे दोस्त थे वो तो वो यहाँ डायरेक्टर थे जी तो उनको मैंने एक स्टोरी दिखाई तो उसने कहा इसको ड्रामेटाइज कर थोड़ा सा तो वो मैंने ड्रामेटाइज भी करके तो उन्होंने वो एक कहानी में ढाल दी था एक कहानी के मौजू पे वो तो वो आ गई थी इसमें 1973 की बात है कुछ ऐसा तो उसके बाद आई केप्ट राइटिंग कुछ कानपुर में भी रगे संग था और एक और मैगजीन था गंगो जमन उसमें भी आई दो कहानियां तो अप टू 78 चलता रहा है मामला। आपने हमारे केंद्र का भी इसमें जिक्र किया, यहाँ पे आप आते जाते रहते थे, कैसा माहौल यहाँ मेरे था? सारे दोस्त थे। अच्छा यहाँ भी और रेडियो में भी। अच्छा क्या माहौल कैसा था उन दिनों में? यहाँ कश्मीर एम्पोरियम में मैं अभी इस सर्विस में नहीं था जिसमें लेटर आ गया, मैं कश्मीर एम्पोरियम में था एज मैंने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ओके तो वहाँ काम ज्यादा होता नहीं था तो जाके चल दिए और यहाँ दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा। यहाँ पे आप माहौल की बात करें, इट वाज आई मीन इट वाज समथिंग worthwhile to sit with them and discuss with them। गपशप भी होती तो उसमें भी इंटेलेक्ट वगैरह दानिश की बात है। और बड़े अच्छे प्रोड्यूसर भी थे। वन प्रोड्यूसर वाज सिराज कुरैशी साहब थे जी। एक थे शायद वैष्णवी कुछ, उनकी वाइफ भी मीना वैष्णवी थी और वो थे वो बड़े टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड थे, शायद यूनिवर्सिटी से निकले थे इंग्लिश में। ठीक। फिर ये अपना मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड थे विजय हंडू जी। तो प्यारे हंडू साहब थे। फिर वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड थे बशीर शाह साहब जी। ठीक। तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया, एनकरेज किया, तो बड़े अच्छे दोस्त थे। तो फिर मैं 75 में मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS का एग्जाम्स दे दिया। अच्छा। तो उसमें मुझे आई वाज सिलेक्टेड बट आई कुड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर IAS IFS। अच्छा। तो मेरे को मुझे वो अपना एलाइड सर्विसेज लिस्ट में आ गया। ओके। बट मैंने वहाँ पे मैं 5th नंबर पे था एलाइड सर्विस, आई कुड हैव गॉन एनीवेयर। ओके। तो मैंने वहाँ पे अपना प्रायोरिटी दी थी पोस्टल सर्विस को, क्योंकि आई थॉट कि पोस्टल सर्विस में करप्शन नहीं है। ठीक। और मैं करप्शन से, एम्पोरियम की करप्शन से मैं थोड़ा तंग आ चुका था। तो आई वांटेड टू गो इनटू ए सिस्टम वेयर देयर इज नॉट मच ऑफ करप्शन। और ऐसे लगता है ना कि पोस्ट ऑफिस में क्या करप्शन होगा, कैसे हो। तो आई रोट इंडियन पोस्टल सर्विस एज नंबर 1। फिर मैंने जब मैं क्वालिफाई किया तो वहाँ मसूरी एकेडमी गए, मैंने बहुत कोशिश की इसको चेंज करने की इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। ठीक। वो मानने नहीं, कहते सब वो तो अलाउड नहीं है, प्रेफरेंस आपने दी थी। सो आई क्वालिफाइड, आई वाज इन द इंडियन पोस्टल सर्विस। ठीक। फिर मेरी पहली वो ये अपना प्रोबेशन था 2 साल का। प्रोबेशन के दौरान मेरी मुलाकात हुई शमस रहमान फारूकी साहब जो हमारे डायरेक्टर थे। क्या बात, क्या कितने बड़े नक्काद पोस्टल डिपार्टमेंट में वो डायरेक्टर थे। और मैं वहाँ एज प्रोबेशनर ज्वाइन किया। ठीक। तो उनके साथ बैठे, वो मुझे कवाली वगैरह कहीं वो महफिल होती थी तो नहीं बड़े अच्छे कवाल आए थे। मतलब पहली बार वो अपने जो थे साबरी ब्रदर्स वो आए थे। तो कहा चलो चलते थे, उनके कहीं मुशायरा होता था, चलो चले। आई टोल्ड हिम वन डे, आई सेड, अच्छा उनके घर में बैठे थे, उन दिनों में नॉन वेज खाता था, अब छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि अब वो खा रहे हैं वहाँ पे, तो
मैंने कहा सर मेरे को आपकी, मुझे जो आपकी ये अपना ये जदीदियत वदीदियत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा। मतलब कहा क्यों पसंद नहीं, क्या हो गया इसमें? पता नहीं क्या उटपटांग चीजें होती हैं क्या, पीछे जो है ना अलमारी, तुम जो पसंद है किताब उठाओ एंड आप पढ़ो, कोई भी नज़म इसमें से पढ़ लो। जी। मैंने रिसाइट की और फारूकी साहब ने कहा हाँ बोलो, तुम्हें इस नज़म में समझ आ गई? समझ तो आ गई। मैं कहा, कहने लगे कि फिर क्या चाहिए आपको? नहीं, क्या चाहिए आपको? मीनिंग चाहिए आपको, क्या उसमें नज़म में कोई निकलना चाहिए उसमें से कुछ? आपको अगर इस्थेटिकली अगर आपको नज़म अच्छी लगी जी, वो पोएट कामयाब है। अरे वाह। और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? सही। और आपकी इस्थेटिक सेंस अगर अच्छी है तो आप अदब को इस्थेटिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं जी, आप उसका, आपके अंदर वो एहसास जागता है। सही। तो उसके बाद उनसे बात हुई तो मैं उसके बाद मुझे समझ आ गया कि वो एक ऐसा मतलब अदीब था जो, जिसको हम कहते हैं तब्बुर इल्म, जो मतलब इल्म का दरिया को उसने पार किया था और अब दूसरे साइड खड़ा था। क्या बात। और पीछे को कह रहा था कि ये सब बकवास था, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। वाह वाह। तो मुझे ऐसा लगा कि टू रीच हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट मे नॉट बी पॉसिबल एट लीस्ट इन माय लाइफ। अरे इट वाज मतलब पार की एक्सेलेंस। नॉलेज। तो वो वहां पे हम फिर मगर प्रॉब्लम क्या हुई कि 78 में, क्योंकि मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में आया था तो मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट बहुत लिखता था। अच्छा। तो 140 रुपए तनख्वाह थी पहली एम्पोरियम में जी, पिताजी भी 200 रुपए लेते थे जी। तो मैंने सोचा यार कहीं कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाए कोई, क्योंकि वो प्रेमचंद का था, सोजे वतन का, पुलिस आ गई पकड़ के ले गए ऑल दिस, तो कहीं ऐसा मामला ना हो। तो इन द प्रोसेस मैंने 78 से लिखना छोड़ दिया। अच्छा। टोटल हाथ ही नहीं। 80s में शिलोंग में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने जो भी लिखा था, चाहे मुसवदे थे या वो अफसाने। नहीं जो प्रिंटेड थे, सब जला दिए आपने। And I said, hell with it, I'm not going to rack my brain. मैं इंसिडेंटली इन बिटवीन जब मैं एम्पोरियम में था, यहाँ पे मैं जो उकाब पेपर है उन दोनों हफ्तावार होता था, मैं उसका जॉइंट एडिटर था। सहाफत के साथ भी मेरा, और मैं कार्टूनिंग भी करता था। मैंने कार्टूनिंग शुरू की थी, यहाँ पे राजपुरी थे, मीर राजपुरी, वो मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक अखबार निकलता था यहाँ जाने ना, उसकी मैंने वहां से शुरू की थी एक्चुअली मेरे ऐसे इस कैरियर की। तो वहां पे कार्टूनिंग में करता था, फिर धीरे धीरे तो 78 से मैं बंद करके फिर 96 में कुछ जिंदगी ने ऐसी करवट ले ली कि मैं कहा दैट वाज माय प्रॉप, जिंदगी का मेरा एक प्रॉप था, मैंने क्यों उसको छोड़ दिया। तो मैंने 96 में फिर से शुरू किया। अच्छा, बहुत खूब। तो मैंने लिखना शुरू किया और 96 में मेरी कहानियां आ गई। पहली कहानी जब मैंने पब्लिशिंग के लिए भेज दी तो हमारे एक दोस्त हैं, वो दूरदर्शन के डायरेक्टर रहे हैं जी, अनीस रफ़ी साहब, बहुत जदीदियत पसंद राइटर हैं और बड़े माने जाते, शायद वो उन्होंने, उनको मैंने डिब्रूगढ़ में था, मैं पोस्टेड आसाम में जी, उनको दिखाया जी। मैं कहा यार इस कहानियाँ, कहा है ये तो ब्यूटीफुल कहानी है, ड्रिफ्टवुड था नाम उस कहानी का। तो इसने अपना नोट लगा के एक तो कलकत्ता भेज दी जी, और एक पाकिस्तान भेज दी। पाकिस्तान वाले ने तो उस बादमान नाम था जी, और बहुत अच्छे वो उसके एडिटर थे, तो उन्होंने शायद सालनामा निकाला था, उसमें उसको डाल दिया
जो मेरी कहानी थी उस सालनामा उसमें इंक्लूड किया। और ये जो अपना कलकत्ता के मदीर थे फैसिन एजाज जी, वो उसने लिखा कि ये तो थोड़ा ओपन टाइप कहानी है, ये नहीं चलेगी। तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया, मैं कहा क्या है इसमें ओपन। तो थोड़ा एक्सचेंज हो गया, तो अल्टीमेटली उसने वो कहानी छाप दी। तो वो दैट स्टोरी वाज अ लिटिल बिट ऑन इंसेस्ट, इंसेस्ट पे थी। तो फिर अल्टीमेटली वो पब्लिश हो गई जी। उसके बाद सिलसिला चलता रहा और आज तक जारी है। मेरी 26 किताबें आई हैं माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, क्या बात। और 12 के अफसानवी मजमे हैं, 12 ये अपना तनकीदी व तबसरे, तनकीदी मज़ामीन व तबसरे हैं जी। एक मेरी ऑटोबायोग्राफी है, ओह, बहुत 3 नॉवल है। तो ये मेरा सर, ये बहुत क्या कहते हैं, एक ज़ख़ीरा आपके पास है। और चूँकि अमार साहब पहले जिक्र कर रहे थे, जब तमहीद में इन्होंने आपका तारुफ कराया, तो तब इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि आपने वो दरवाज़ा खोल दिया था लिखने वालों के लिए। और वाकई में आपकी जो कोशिशें थी, काविशें थी, वो बहुत रंग लाई और आज हमारे सामने वो सारी चीज़ें मौजूद है, देखते भी हम हैं। चूँकि उस दौर में पहले इस वाले फील्ड में आना, लिखना, फिर सपोर्टिव रहना, या ऐसी दिग्गज जो अशख़ास है, शख्सियतें हैं, उनके साथ काम करना, उस दौर में वो सब आपको कैसा लग रहा था कि कितना बेहतर था उन अशख़ास के लिए जो लिखते थे, और आज के दौर में जो हालात हैं, जो अब इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस दरवाजे से जो आप लोगों ने तब खोल दिया, कितना फ़र्क है? मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, मगर ये है कि उर्दू पॉलिटिसाइज हो गई है। उर्दू लैंग्वेज जो है एज ए ज़बान ये पॉलिटिसाइज हो गई, इसलिए इसको हुकूमत की सरपरस्ती कम मिलती है। वो पॉलिटिसाइज हो गई, खासकर सिंध पाकिस्तान में ये अपना वो उसको कौमी ज़बान बनाया, तो इंडिया ने हिंदी को कौमी ज़बान बनाया, तो वो उर्दू बीच में रगड़ गई। कम भी होती चली गई, पढ़ने वाले कम हो रहे हैं जी। मगर लिखने में कोई कमी नहीं आई। मतलब प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है उर्दू में। उर्दू में कोई इंस्टीट्यूशन, अखबार जैसे पहले शमा होता था जी। एक पूरा अदारा उसके साथ वाबस्ता था, एक रूबी होता था उसके साथ भी एक पूरा अदारा, उधर से शायर उसने 100 साल किए। अब उसकी अगर आप कंडीशन देखेंगे, मैं वहां गया हूं, यू कुडंट स्टैंड दैट कि उसकी क्या हालत थी। मगर यही है कि कोई सामने नहीं आया, कोई हेल्प नहीं आया। ही वॉज अ क्रिपल, ही वॉज ऑलमोस्ट जिसको बोलते हैं ना वेजिटेबल बना था इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी। तो कोई एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, कोई ये नहीं है। हर आदमी, आज मैंने वो मैगजीन निकाला और 1 साल के बाद बंद, तो कोई परमानेंट मैगजीन नहीं, सिर्फ है गवर्नमेंट के 2-4 निकलते हैं, जैसे आजकल निकलता है, वो मुसलसल चल रहा है, या ऐवान उर्दू दिल्ली में निकलता है। तो ये है ऐसे से। खैर, ये जो अफसानवी दुनिया है, ख़ासकर हम उर्दू ज़बान के हवाले से बात करें, तो इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, और जो इसमें ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिससे आप सब भी इंस्पायर हुए हैं, जिनकी एक देन है, एक कंट्रीब्यूशन है, उनके हवाले से भी ज़रा जिक्र करेंगे। लेकिन हमें एक प्रोमो के लिए अभी रुकना होगा। नाज़िम मोहतरम, एक प्रोमो के लिए रुकते हैं, उसके बाद दीपक बुदकी जी से ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। ऐतिहासिक शो के सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, फरहाना भट्ट। मैं कलीम काक। काक नहीं, खाक। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। ये एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। और आप हमें ये ज्ञान मत दीजिए प्लीज। इससे क्या है कि संदेश गलत जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इसका मतलब हम बच्चों से पार्सलिटी कर रहे हैं। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी।
मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता. मांगी द्राया सांग माखी जब प्यारा होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे जानना में काम है. तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम. तित बोल बोशा बोझ कनो युसन खरीजा. आओगे जब तुम साजना. तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया. उन 4 कंटेस्टेंट्स में से वो पहला कंटेस्टेंट जो ये मंच छोड़ के जा रहा है वो है. आप ज़रा सोच समझ के बात कीजिए. मैं एजाज रहा. जी, आखिरकार जिस प्रोग्राम का हमें काफ़ी अरसे से इंतज़ार था, अगले हफ्ते से आप ये देख पाएंगे और जो हमारे ये नौजवान गुलकार हैं इनका टैलेंट भी आपके सामने आएगा. आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मुक़्तदर और मोहतरम शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ फ़िक्शन से है, दीपक बुदकी जी. दीपक साहब, युस बह आगाज़ मज थी मे तुहद तारुफ दुत कि ये पत वत पे लेखारन यह शिकायत रोजम यम उर्दू अदबस मज तबा आजमई करान, तख्लीक करान. हालांकि वारिया बड़ बड़ नाव हामद कश्मीरी अगर वो या यथी कह नाव तिमन तह शिकायत कि लेखान वारिया असल पन्ने जाए मगर सो रिकॉग्निशन छन मिलान कह. आज 96 किताब लिखित अगर तह पृछो क्या यह वन ती सूरत हाल. बह अगर काउंटर क्वेश्चन अत कर इंसिडेंटली गोडनेथ वन बह ब्याह कत व्हिच आई वांटेड टू ऐड. मेरे काम पे कोई अवार्ड्स तो मिले नहीं जी, मगर 4 स्टूडेंट्स ने एमफिल किया दिल्ली इंडिया में. बहुत खूब, ये बड़ा नहीं, 5 ने किया इंडिया बस में. इससे बड़ा एजाज तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी. इन्होंने आपके काम पे, मेरे काम पे, मेरे अफसानों पे, मेरे तनकीदी मज़ामीन पे जी. और पाकिस्तान में 4 ये मकाले लिखे गए. अच्छा, बहुत फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर. ओके जी. और एक बड़ौदा में पीएचडी हुआ. वाह. तो पीएचडी की डिग्री उन्होंने ले ली है लड़की. तो ये मैं जस्ट वांटेड टू ऐड. ये एजाज ही तो है सर. नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि आदमी इनाम इकराम ये जिसको लॉबिंग की बात है जी, मगर ये चीज जो है ये आपको सेटिस्फाई करता. जो आपने पहले कहा था ना अदीबों के बारे में, तो आई फील सेटिस्फाइड. भाई अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया, मैं पाकिस्तान जाकर के तो उनको कहा नहीं भाई मैं लिखता हूँ. सही. उन्होंने कहीं मेरी राइटिंग्स, क्योंकि मेरी इंटरनेट पे भी राइटिंग्स आती है, पढ़ ली होंगी, तो उन्होंने मेरे को लिखा, सब मुझे बताया कि भाई हम ऐसे करा रहे हैं. तो मैं कहा वेलकम. और मयारी अदब का खासा ही ये है ना कि ये हद सरहद नहीं मानता, उसमें कोई सरहद नहीं है जी. दुरुस्त. अब जब तक आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जिन लोगों का आपने मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं पूछूं कि उन्होंने क्या लिखा कश्मीरियों के बारे में. व्हाट रिकॉग्निशन डिड दे गिव टू द नई नस्ल ऑफ कश्मीर टू एनकरेज देम. अच्छा. कोई मुझे इतनी तनकीदें लिखी उन्होंने, इतने किताबें लिखी हैं, मुझे एक जगह दिखाओ उन्होंने कश्मीरियों को उसमें जगह दी, किसी नए अदीब को जगह दी, कहा कि ये मेरे पास एक कश्मीरी अदीब है जो जिसका फ्यूचर है, जिसका मुस्तकबिल जी. दे नेवर गिव. वहां पे इंसिडेंट फारूकी साहब ने रफीक राज
जी। यहाँ क्यूम होते थे, वो यहाँ पे एम्पोरियम में ही काम करते थे मेरे, उनको इन सबको वो ही फाउंड टैलेंट इन देम एंड ही गेव, शब खून में छपते थे। अच्छा, मैंने भी, क्योंकि मुझे कोई एज ए सेट की इनाम इकराम की जरूरत नहीं थी जी। मेरी जितनी भी तनकीदी किताबें हैं उनका आप प्रीफिक्स देखेंगे असरी, असरी तहरीरें, असरी रुझानात, असरी तकाजे। रीजन वाज दिस असरी थिंग वाज गिवन बाय मी। मैं सिर्फ जो मेरे असरी राइटर, कंटेम्प्रेरी राइटर्स है, सिर्फ उनकी किताबों पे मैं तबसरे करता हूँ और उन पे उनकी लाइफ पे एक तनकीदी मज़ामीन लिखता हूँ। माजरत हूँ, इसी बहाने अगर कुछ हो जाए, एक यादगार स्टोरी जो आपके जहन के दिल के करीब रही हो। स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, जो भी इक्तिबास जो भी इसमें से आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगा प्लीज। जैसे ये इसका तो हमें इंतजार ही है। मकड़ी के जाले जी। बचपन ही से वो छोटी और बड़ी बातों के दरमियान झूलता रहा जी। छोटी गैर अहम हकीर और लाएनी बातें जिनको दरगुजर करना और भूल जाना ही अक्लमंदी होती है, और बड़ी अहम नुमाया मानी खेज बातें जिन पर गौर खोज और अमल करना जिंदगी को बारावर व नतीजा खेज बना सकता है जी। वो हमेशा इसी तरद्दुद में रहता कि किन बातों को तरजीह दे और किन को नजरअंदाज करे। मकसूद हयात क्या है, कम सिनी में इस बात को समझना किसी भी जीरो की फहम फराज से बालातर होता है जी। साल साल से इस मौजू ने आरिफों, साइंसदानों, माहिरीन रियाजियात और मंतिकदानों को उलझाया रखा, फिर भी वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। सही। जब से कायनात का ज़ुहूर और इंसान के वजूद के बारे में मुख्तलिफ दावे किए गए जी। इस सवाल ने बहुत सूकों के दिल और दिमाग को मसरूफ रखा, मगर तादम किसी को कुछ भी हासिल न हुआ। मुनीश की बात जी हैरत अंगेज थी। वो ऐसे माहौल में पला बड़ा था जहां लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती जी। कि अपनी कसम पुरसी का तजजिया कर सके जी। और फिर अपने मुस्तकबल के बारे में सोच सके। वो हर गुजरते हादसे को किस्मत की देन समझता था और जो दस्तयाब होता है जी उस पर इक्तिफा करता था। माँ के बदन से कब पैदा हुए जी मालूम नहीं, जिंदगी कैसे गुजरी मालूम नहीं, याद नहीं, आगे कैसे गुजरनी चाहिए इसकी चिंता नहीं। ऐसे ही सैर जिस्म व काने लोगों को खुद साख्ता राहबर सहीफों के हवाले देकर सब्ज बाग दिखाते हैं। अंग्रेजी का एक मकोला है जी, पहाड़ की दूसरी तरफ घास हरी भरी, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। गरज ये कि आलम अरवा में वो सब सहूलतें मैसर होंगी जिनसे बनी नवा इंसान जमीन पर इज्तिनाब करेगा। चाहे इस जून में इंसान की हालत बदतरीन क्यों न हो, यहाँ की नहीं बल्कि आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। ये अलग बात है कि इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है, दूसरे जानवरों की बनिस्बत तहलीली दिमाग अता किया गया है ताकि वो सोचे समझे बुरे भले की तमीज कर सके और अपने मुस्तकबल के बारे में खुद फैसला कर सके। मगर अक्सर व बेशतर इंसान कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर होते हैं और अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। मजहबी रहनुमा अपने खुतबात में उन्हें गोट गोट अफीम पिलाते हैं, खुद उनके बच्चे मुल्की व गैर मुल्की पेशावर वराना कॉलेजों में तालीम से फैज़याब होते हैं, लेकिन आम बच्चों के लिए नारे लगाना, पत्थर फेंकना या जाम शहादत पीने की तलकीन करना, बस यही काम। इसी सूरत में दूसरी दुनिया में इन बच्चों को सभी सुख सुविधाएं मैसर हो जाएंगी। चनाचे मुनीश साइंस का तालिब इल्म था, उसने हिसाब लगाया कि धरती पर अब तक इंसान की हजारों नस्लें पैदा हो चुकी हैं और हर नस्ल में औसतन 300-400 करोड़ नफूस थे। इसलिए इन सब का फर्दन रिकॉर्ड कौन रखता होगा और कैसे रखता होगा? वहाँ न तो अफसरशाही निज़ाम है और न ही सुपर कंप्यूटर दस्तयाब है।
दफतन वो अपनी हिमाकत पर ज़ेर लब हंसने लगा। इंसानी वजूद इसके रवैये, मस्बत व मनफी आमाल, बहीमियत व दरिंदगी और इखलाकी ढांचे के बारे में पेचोताब खाता हुआ मुनीश आखिरकार फ़लसफ़े में पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कामयाब हुआ। इम्तियाजी नंबरात मिलने के बावजूद नौकरी हासिल करने में काफ़ी तगोदौ करनी पड़ी। हर तरफ से इस्तिरदाद का सामना करना पड़ा। दरअसल फ़लसफ़ा एक ऐसा मजमून है जिसकी तालीमी अदारों में मांग नहीं, मांग न के बराबर, जबकि दूसरे महकमों में कोई पूछता भी नहीं। इत्तेफाक से उसका राब्ता मिनिस्टर बराए तालीम के प्राइवेट सेक्रेटरी से हुआ। भाई इतना मायूस न हो, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, लेकिन कुछ चढ़ावा तो चाहिए ना। सेक्रेटरी ने भरोसा दिलाया, देख लो सरकारी नौकरी है, माकूल तनख्वाह मिलेगी और सबकदोशी के बाद पेंशन की सूरत में पीराना साली तहफ़्फ़ुज़ भी होगी। जी, मतलब जी पेंशन भी होगी। कितना वो कुछ वक्फे के बाद बोल उठा, जैसे ख्वाब खरगोश से बेदार हुआ। यही कोई 30,000। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ठीक है मैं देखता हूं कि कहीं से बंदोबस्त हो सकता है या नहीं। यह कहकर उसने रुखसत होने की इजाजत मांगी। रास्ते में वो खुद कलामी में उलझ गया, दूं या न दूं, देने से मुस्तकबल संवर जाएगा और न देने से जीने के लाले पड़ जाएंगे। सही। सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरी फैमिली का है। जी। तुम्हारे आपके ज़मीर पे याद आया था जी, ये तुम्हारे ज़मीर और उसूलों का क्या होगा। इसके उसके दरून ने एहतिजाज किया। जी। जब वजूद ही खतरे में पड़ा तो ज़मीर की क्या होगा। अरे वाह वाह वाह, ये हस्बेहाल है ये कहानी। उसने खुद को समझाया। जी। घर पहुंचकर उसने अपने वालिद से मशवरा किया। पिताजी ने जीपी फंड से रकम निकाल कर दी और तकर्रुरी यकीनी हो गई। इखलाकियात दरी की दरी रह गई, अलबत्ता एहसास गुनाह लाशऊर में हमेशा के लिए पैवस्त हो। नौकरी तो मिल गई मगर हसासियत बरकरार थी। वो क्लास में तलबा को अखलाकियात का दर्स देता मगर बाहर निकलकर खुद से उलझ जाता। जी सही। मुनीश तय नहीं कर पा रहा था कि वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसकी क्या मानवियत है। उसे हकीकत और फरेब में कोई तफावत नजर नहीं आ रहा था। अपने पास पड़ोस मुल्क और दुनिया को देखकर उसे यकीन हो गया कि फलसफा सिर्फ किताबों और मजदूबों के लिए है, आम रियाया के लिए नहीं। वाह वाह। आए दिन वो इस्तेमारी व इस्तेसाली ममालिक के मफरूजात और करतूत देखता, सियासी रहनुमाओं के वादे और एमाल से नबुर्द आजमा होता और आसपास मकरू फरेब की दुनिया का चश्मदीद बन जाता। जी। और ये सब देखकर उसका दिल आजुर्दा व पशेमान होता। हर जानिब जाले ही जाले नजर आते। वो एक जाला साफ करता तो दूसरा तुरंत नमूदार होता। इन जालों से नजात हासिल करना उसे मुहाल नजर आया। मुनीश गुनाहों के बोझ तले दबी इस धरती पर बच्चे पैदा करके मजीद बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। यही वजह है कि उसने उम्र भर कंवारा रहने का फैसला कर लिया। उसके बावजूद वो हर लम्हे आतिशे ज़ेर पा रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर तो खाली हो गया था, वालिदैन सुर्गबाश हो गए थे, जी। बहनें शादी करके ससुराल चली गई थी और बाइयों ने अपना ठिकाना अलग कर दिया था। जी। वो बारहा अपने आप से सवाल करता, मेरा कौन है इस दुनिया में, मैं किसके लिए जी रहा हूँ। मुनीश को एक खला सा महसूस हो रहा था। उसको अपनी जिंदगी लायनी और बेमकसद नजर आ रही थी। जी। जहनी इंतशार हर लम्हे बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। कहीं कोई मदावा दिखाई नहीं दे रहा था। इसी घबराहट में मुनीश ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया, या यूं कहिए कि देर से ही सही उसने अपने गुनाहों का किफारा अदा किया और फरारियत का इस रास्ता अपना लिया। बहुत अरसा तक उसने योग और ज्ञान ध्यान मेडिटेशन में वक्त सर्फ किया। जी। तारे को दुनिया फकीरों से मेल जोल बढ़ाया, मगर दिल की बेचैनी कम न हुई। उल्टे उसका तजस्सुस रोज बरोज बढ़ता ही चला।
फिर खादी की सफ़ेद चादर तन पर लपेटे अकेले ही खुदशनासी की तरह खातिर मुल्क के तूल अर्ज में घूमता फिरा। जहाँ कुछ दिन रुक जाता वहाँ भिक्षा मांगने के लिए घर घर दरवाजे पे दस्तक देता। खूबरू फकीर को देखकर लोग खुशी से उसकी झोली में चावल दालें या फिर चंद नोट डाल देते, जिस पर उसे गुजारा करना पड़ता था। ज्यादातर बीख बड़े आलीशान मकानों से मिलती, जिनको देखकर ही अंदाजा होता कि इनकी बुनियाद मकरू, फरेब और इस्तेसाल की बिना पर पड़ी होगी जी। इस बारे में सोचकर उसे हंसी भी आती और खुद पर रहम भी। अलावा अजीम वो कायल हो गया कि फरार की हालत में भी इंसान को उन्हीं रोटी के टुकड़ों पर इन्हिसार करना पड़ता है जो किज़्ब व दरोग से कमाए जा चुके। वाह वाह। नीज वो सोचता कि मुमकिन है अतिया करने वाले कफारा अदा करके ईश्वर को शरीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता वो इंतहाई डिप्रेशन में डूबता चला गया। इंसानी बस्तियां उसे मकड़ी के जालों की एक अनबूसर नजर आने लगा, जिनमें हर कोई अपने ही कमजोर और नादार लोगों को फंसाकर अपना लुकमा बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक रोज वो ऐसे गायब हो गया जैसे उसने धरती पर कभी कदम ही न रखा हो। देखते ही देखते उसका वजूद काफूर हो गया। मुनीश को आखिरी बार लोगों ने अंदरूनी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों की जानिब कूच करते हुए देखा। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। इस कहानी में सब अगर हम देखें अभी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तो सब अपना अक्स देखते हैं। घर घर की कहानी है और इस तरह के हाल। अच्छा, आखिर में हमारे पास देखिए बातें करते करते अब 2-3 मिनट हमारे पास बचे हैं प्रोग्राम में जी। हमें ये बताइए कि असर हाजिर में चूँकि लिखने वाले ये जो लिखारी हैं, आप जैसे अफसाना निगार हैं, आपके मज़ामीन भी अब चेंज होते जा रहे हैं, बहुत पेचीदगी आ रही है ज़िंदगियों में। क्या हमारा कारी भी चेंज हो गया है इस टेक्नोलॉजी, इस दौर में, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी? जी हाँ, ये आपकी बात सही है। अब तो ज़्यादातर वो किताबें पढ़ना मुश्किल हो रहा है। अब हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं, जो मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे, रीडरशिप हाँ, मोबाइल देखते हैं। इसीलिए जैसे उर्दू अफसाना है, अब मोबाइल वाले अफसाने आ गए जिनको हम अफसानचे अब कहने लगे। जी जी जी। 10-15 लाइंस में इख्तिसार से अफसाने लिखते हैं और उसमें शुरुआत भी होती है, क्लाइमैक्स भी होता है और एंड भी होता है। तो अफसानों का एक नया जो दौर चला है। हाँ, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने एक लाइन में भी अफसाने लिखे हैं। मेरे भी 2 अफसान चूंकि अलग से मजमूए शाया हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे अफसाने लिखने वाले इस वक्त हैं उर्दू अदब में। और अब यू कैन नॉट हेल्प, जो लहर है उसको आप हेल्प नहीं कर सकते। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। वक्त का पता ही नहीं चला। बहुत सारी बातें थी आपसे करनी थी लेकिन रह गई, रहनी भी चाहिए ताकि और एक बार आपको मधु करे और वो जो रही हुई बातें हैं वो कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत। नाज़िर मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज अफसानवी दुनिया की तरह ये जो मुलाकात आज हमारी थी दीपक जी से, ये भी बहुत, इसमें भी उतार चढ़ाव आए और हमने देखा कि इन्होंने अपनी ये ज़िंदगी का सफ़र, इसका आगाज़ कैसे किया और फिर जो ये कलम का सफ़र है कैसे आगे बढ़ता रहा और कैसे ये उर्दू अदब की इस दुनिया में अपनी एक उन्होंने छाप छोड़ी है। खैर नाज़िर मोहतरम, कल और हाज़िर होंगे किसी प्रोग्राम में, किसी नए मौजू पे बात करेंगे, किसी नए मेहमान से मुलाकात करेंगे। आज मुझे और अशफाक को इजाज़त दीजिए। आप अपना भरपूर ख्याल रखिए और बिलखुसूस अपने अजीज़ व अकारिब का, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग।